हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ IAS ऑप्शनल्स। आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में वी आर गोइंग टू कवर द सिलेबस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल विद इन अ टाइम स्पैम ऑफ 15 मिनट्स। एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल जो कि यूपीएससी का नंबर 1 ऑप्शनल रहा है एटलीस्ट 2017 से। 2017 के पहले बात नहीं की जा सकती थी। इट वॉज अमंग्स द टॉप 6 और 7 ऑप्शनल, बट इट वॉज नॉट द नंबर 1 और द न्यूमेरो यूनो ऑप्शनल। 17 से कुछ ऐसी चीज़ें हुई, ऐसे चेंजेस हुए कि लगातार दिस ऑप्शनल मैनेज टू बी एट द टॉप। सारे टॉपर्स जो आ रहे हैं वो एंथ्रो से ही आ रहे हैं। दूसरे सब्जेक्ट को अगर आप देखोगे तो 2 से 4 साल में टॉप 10 में 1 रैंक देते हैं या वो भी नहीं देते हैं। एंथ्रो हर साल टॉप 5 में 2 रैंक दे रहा है और टॉप 10 में आपको कम से कम कभी 3 कभी 4 रैंक वहाँ पर कंसिस्टेंटली दे रहा है। 1-2 बार तो हर कोई कर सकता है। आप देखोगे 2017 में भी ऐसा हुआ, 18 में भी ऐसा हुआ, 20 में भी ऐसा हुआ, 22 में भी ऐसा हुआ, 23 में भी ऐसा हुआ। 2 ऑल इंडिया रैंक 1 दे दी, 2 ऑल इंडिया रैंक 2 दे दी, 2 ऑल इंडिया रैंक 3 दे दी और न जाने कितने सारे टॉपर्स। हाईएस्ट स्कोर की आप बात करोगे तो ऐसे हैं जो कि प्योरली ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स फिजिक्स जिसके आगे थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं क्योंकि वहाँ भी 360-70 इतनी आसानी से क्रॉस नहीं होता है। एंथ्रो में आ रहे हैं इतने नंबर। तो इस ऑप्शनल के अंदर में काफ़ी खासियत है। सिलेबस को आप देखोगे तो बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही वेल डिफाइंड किया गया है। नंबर ऑफ यूनिट को भले ज़्यादा रखा गया है बट उसके अंदर में आपको बताया है कि डिमांड क्या है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ऐसे थ्योरीज आपको दी है। दूसरे ऑप्शनल में आपको इस तरीके से थ्योरी दी जाती है कि ये पर्टिकुलर थ्योरी है, इसके अंदर आप स्कॉलर्स को एक्सप्लोर करो। यहाँ पर स्पेसिफिकली बताया है कि मुझे इस थ्योरी में 2 लोग को जानना है तो 2 ही का बताओ, भले कंट्रीब्यूटर्स 12 हो वहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए शॉर्ट हो जाता है क्लैरिटी की वजह से और आप देखोगे कि पेपर में क्वेश्चन भी रेपिटेटिव आ रहे हैं तो वो भी आपको एक थोड़ी सी एडवांटेज यहाँ पर दे रहा होता है। सो विल ट्राई टू एक्सप्लोर दिस। और मैं यहाँ पर इस असेसमेंट के लिए एक डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि है हमारा एंथ्रो इनसाइट्स का डॉक्यूमेंट। 2 डॉक्यूमेंट है यहाँ पर, कवर पे इनसाइट प्लस लिखा है बट दिस इज द डॉक्यूमेंट ऑफ एंथ्रो इनसाइट। इनसाइट प्लस इज अ एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट फॉर ओनली द स्टूडेंट्स हु आर पार्ट ऑफ आवर टारगेट 60 बैच। फाउंडेशन वालों के लिए भी नहीं हो, सिर्फ टारगेट 60 वाले बच्चों के लिए। और ये जो एंथ्रो इनसाइट प्लस है, सॉरी एंथ्रो इनसाइट नॉर्मल है, ये सारे बच्चे चाहे वो हमारे फाउंडेशन में भी ना हो, आप लोग अगर कोई जनरल यूज़र इसको देख रहा हो तो सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसको पिन किया हुआ है हमने, ठीक है ना। तो ये पूरा एनालिसिस से लेकर के वेटेज आप अलग अलग सेक्शंस का देख सकते हो। ये आपको अगर एंथ्रो का पेपर उठाते हो हर ऑप्शनल की तरह पेपर 1 यहाँ पर है, पेपर 2 है, पेपर 1 यहाँ पर भी जनरल है और पेपर 2 आपका इंडियन ओरिएंटेड है। दोनों 250 नंबर के होते हैं लगभग अगर आप एग्जामिनेशन के हिसाब से बोल रहे हो। और पेपर 1 के अंदर में आपके लगभग 3 सेक्शन आते हैं। पहला जो आपका है वो है फिजिकल, दूसरा जो आपका है सोशल। अब सोशल में ही आप जोड़ के देख सकते हो एक और पार्ट इसका होता है, कई बार उसको हम अलग से सेक्शन के तौर पे देखते हैं तो आपके ऊपर आप देखना चाहो चाहे ना देखना चाहो उसको अलग से, ठीक है। वो क्या है, एंथ्रो की जो थ्योरीज होती हैं, हम इसको अलग से एक सेक्शन की तरह इसलिए ट्रीट करते हैं बिकॉज इट टेक्स अ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम। 10 थ्योरीज अगर आप 2 दिन का भी एवरेज टाइम लेते हो हर थ्योरी को समझने में तो आपके वहाँ पर 20 दिन हो जाते हैं, 20 दिन हो जाते हैं, ठीक है। ऑल्दो कुछ थ्योरीज थोड़ी सी छोटी हैं इसलिए हमें 15-16 दिन लगते हैं, लेकिन आपका सैटरडे संडे भी आ जाता है। लगभग 4 सैटरडे संडे तो आराम से आते हैं आपके वहाँ पर जब आपका ब्रेक होता है, तो टोटल 20 दिन से ज़्यादा ही लगते हैं, इसलिए कि सेपरेट सेक्शन या सब सेक्शन इसको आप कंसीडर कर सकते हो। देन यहाँ पर आपका जनरल आर्कियोलॉजी वाला भी सेक्शन आ जाता है, जनरल आर्कियो का। ऑन दी अदर हैंड अगर आप यहाँ पेपर 2 की बात करोगे तो पेपर 2 में आपका इंडियन आर्कियो जो शुरू होता है, जनरल आर्कियो पेपर 1 में है, इंडियन आर्कियो यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर स्टोन एज, आयरन एज ऑफ द वर्ल्ड या जनरल कॉन्टेक्स्ट में बात करेगा, यहाँ पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वही सेम चीज़ें बताएगा, कौन सी साइट से क्या डिस्कवरीज हुई हैं। देन आपके 2 सेक्शन है, एक आपका इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, एक आपका ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी कई बार लोग इसको एक ही में जोड़ करके इंडियन एंथ्रोपोलॉजी भी बोलते हैं, आपके ऊपर है। Indian anthropology is more particularly related to the contribution of the Indian scholars and Indian anthropologists, the Indian social system, the Indian philosophical basis, the villages in India, the various communities in India, the minorities in India, इनके बारे में ऊपर बात है, इसलिए इसको इंडियन एंथ्रोपोलॉजी भी बोला जाता है। और ट्राइबल में एक्सक्लूसिवली ट्राइबल की बात है। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेक्शन आते हैं। जनरल आर्कियो और इंडियन आर्कियो को लगभग एक ही में मान लीजिए, जिसको हम आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। तो इनके वेटेज को अगर आप देखोगे तो सबसे छोटा जो कम समय लेती है ना यूनिट, सबसे कम जो समय लेती है वो आपकी इंडियन एंथ्रोपोलॉजी और थ्योरीज वाली यूनिट है। ये बड़ी छोटी है, ये बड़ी छोटी है, ठीक है। तो थ्योरीज तो क्योंकि एक ही यूनिट के अंदर में आती है, ऑलराइट, ये सिर्फ एक यूनिट के अंदर में है, यूनिट 6। टोटल आपकी 50+ यूनिट्स है एंथ्रोपोलॉजी के ऑप्शनल में, उसमें से सिर्फ एक यूनिट यहाँ पर है जो कि क्या है,
सारी की सारी 10 थ्योरीज जो 20 दिन चल रही है लगभग आपकी, उसको कंटेन किए हुए है। देन आप देखोगे जो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी ये भी छोटा है, पर यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं। इट इज़ वन ऑफ दी प्रोबेबली वन ऑफ दी, अगर आप देखोगे लगभग ये 3 थोड़े बराबर ही दिख रहे हैं, तो आप इनडायरेक्टली कह सकते हो कि बिगेस्ट भी है ये, क्योंकि ये भी सबसे बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, तो उनके बराबरी हिस्सा यहाँ पर रख रहा है। इसका वेटेज अच्छा खासा होता है। क्वेश्चन आपको आते हुए देखने 100% मिलेंगे, शॉर्ट नोट हो चाहे लॉन्ग नोट हो, कैसे भी नोट्स हो। नेक्स्ट यहाँ पर बात करो, अगर हम एक एक यूनिट की बात करें तो शुरुआत में जो आपकी यूनिट है, यूनिट 1.1 से लेकर के यूनिट 1.3 पेपर की, इनको आप टैग कर सकते हो एज द इंट्रोडक्टरी यूनिट। ये इंट्रोडक्शन देती है कि एंथ्रोपोलॉजी है क्या, इसका ब्रांचेस क्या है, इसका हिस्ट्री डेवलपमेंट कैसे हुआ और स्कोप क्या है एंथ्रोपोलॉजी का। ये सारी बातों को आप इन 3 यूनिट में पढ़ते हो। मीनिंग, स्कोप एंड डेवलपमेंट, रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन, हाउ एंथ्रोपोलॉजी इज रिलेटेड टू सोशियोलॉजी, हाउ एंथ्रोपोलॉजी इज रिलेटेड टू हिस्ट्री। तो सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर बिल्कुल सेम है एक तरीके से, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी में क्या अंतर आ जाता है कि वो उससे थोड़ा 10 गुना ज़्यादा वाइडर एम्बिट को वहाँ पर कवर करती है। तो एक तरीके से एंथ्रो को कहा जाता है कि इट इज़ मदर एंड फादर ऑफ ऑल दी अदर डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट। तो सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं इसके बच्चे ही हैं, बिकॉज हिस्ट्री भी इसके अंदर है, आर्कियोलॉजी भी इसके अंदर है। जब आप हिस्ट्री आर्कियोलॉजी वाला पोर्शन पढ़ते हो तो हिस्ट्री के मास्टर्स में आप जितने डिटेल में नहीं पढ़ते होगे उतना आप यूपीएससी के लेवल पे कई बार पढ़ लेते हो, ठीक है ना। अब डिपेंड करता है कि उतना आप पढ़ाने के लिए तैयार है, उतना समय हमारे पास की नहीं है ना। समय होता है तो डेफिनेटली हम एरियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं, जितना शायद आप मास्टर के कोर्स में जब हिस्ट्री से करो तो उतना नहीं पढ़ोगे जितना एंथ्रो की हिस्ट्री में पढ़ोगे। देन आपका सोशल एंथ्रो जो कि पूरा सोशियोलॉजी के साथ ओवरलैप करता है मोस्ट ऑफ द पार्ट के साथ। सिमिलरली बाकी जो एरियाज़ और डोमेन्स है वो भी यहाँ पर कवर आपके हो रहे होते हैं। तो यही पूछता है कि कितना सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंसेस है इन दोनों के ट्रीटमेंट और सब्जेक्ट मैटर के अंदर में। देन इसकी मेन ब्रांचेस कौन कौन सी है, उसके अंदर क्या पढ़ाई होती है, ये शुरुआत की 3 यूनिट है। जब आप आगे बढ़ोगे तो आपकी यूनिट 2.1 और 2.2 आ जाती है, जो कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी से आपको इंट्रोड्यूस करती है। सोशल एंथ्रोपोलॉजी इज बेसिकली अबाउट सोशल, दैट इज सोसाइटी एंड कल्चर। तो सोसाइटी क्या है, कल्चर क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सोसाइटी और कल्चर में चेंज कैसे आते हैं, सोसाइटी और कल्चर का ओरिजिन कैसे होता है, क्या कल्चर सिर्फ ह्यूमन के लिए यूनिक है या फिर दूसरे जानवरों में भी, हमें प्राइमेट्स में भी देखने को मिल सकता है, कैसे हम कल्चर को एक्वायर करते हैं, ठीक है। सिविलाइजेशन और कल्चर के अंदर में क्या डिफरेंस होता है, सोसाइटी के यूनिट्स क्या क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या है, इंस्टीट्यूशन क्या है, सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सोसाइटी में इनइक्वालिटी कैसे होती हैं, कहाँ से आती हैं, उसके बेसिस क्या होते हैं, रोल और स्टेटस क्या होता है, इन सारे एरियाज़ को यहाँ पर आप एक्सप्लोर कर रहे होते हो। 2.1 इज बेसिकली द नेचर ऑफ कल्चर, सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं यहाँ पर रिलेटिविज्म, एथनोसेंट्रिज्म रिलेटेड टॉपिक्स, उनको आप पढ़ते हो। एंड देन 2.2 इज द सोसाइटी पार्ट। तो ये 2 है। फिर आपकी जो यूनिट 2.3, 4, 5 एंड सो ऑन है, ये आपके सोशियो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस को एक्सप्लोर करती है। तो यहाँ पर जो पहली यूनिट है ये मैरिज के ऊपर है। व्हाट इज़ मैरिज, मैरिज की क्या कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन बनाई जा सकती है, क्या मैरिज दुनिया के हर एक ह्यूमन कल्चर, ह्यूमन सोसाइटी के बीच में देखने को मिलती है, मैरिज का फंक्शन क्या है, मैरिज का नेचर कैसा है, कितने टाइप की मैरिज होती है, ट्राइबल्स में कितनी मैरिज है, ये सारी चीज़ों को, वे लाइक मेट्स को एक्वायर करने का तरीका क्या क्या होता है, प्लस मैरिज के अंदर में पेमेंट कौन कौन सी होती है, ब्राइड प्राइस है, डाउरी है, ब्राइड वेल्थ है, गिफ्ट आपको देखने को मिलते हैं, डाउरी में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वहाँ पर पढ़ते हो। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होती हैं। और रूल्स एंड रेगुलेशन मैरिज के लिए, जैसे गोत्र, सपिंड, प्रवर है, या फिर लेवी रेट है, सोरो रेट के रूल्स आपको देखने को मिलते हैं, है ना। इंसेस्ट से रिलेटेड रूल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो कई तरीके के रूल्स हैं जिनको आप यहाँ पर पढ़ रहे होते हो। फिर आ जाता है आपका फैमिली। सिमिलरली फैमिली क्या है, फैमिली का ओरिजिन कहाँ से, फैमिली कहाँ से आई, उसका भी फंक्शन क्या है, उसका नेचर कैसा है, कितने टाइप की फैमिली होती है, इंडिविजुअल के बेसिस पे, ओरिएंटेशन के बेसिस पे, शादी के बेसिस पे, रेसिडेंस के बेसिस पे, उन सारे टाइप्स को आप यहाँ पर पढ़ते हो। देन आपको यहाँ पर पढ़ना होता है कि जो अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फेमिनिस्ट मूवमेंट, ग्लोबलाइजेशन, ये जो मॉडर्न कई तरीके के सोर्सेज ऑफ सोशल चेंज है, उनका फैमिली के स्ट्रक्चर, फंक्शन, रोल और अलग अलग कंपोनेंट पे क्या असर पड़ा, दैट इज़ दी कंपोनेंट ऑफ 2.4। 2.5 में आप आते हो तो मैरिज और फैमिली से जुड़ा हुआ एक पार्ट आपका किनशिप कहा जाता है। किनशिप यानी कि रिश्तेदारी, रिश्तेदारियों को यहाँ पर आप एक्सप्लोर करते हो। रिश्तेदारी की जो पूरी स्टडी है ना, कितने तरीके के किन्स होते हैं, डिसेंट ग्रुप आपका क्या होता है, अलग अलग सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या फिर नेमिंग ऑफ द किन्स कैसे डिसाइड किया जाता है, और कुछ जो थ्योरीज है, डिसेंट थ्योरीज है, अलायंस थ्योरी है, कॉम्प्लीमेंट्री फिलिएशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। यूनिट 3 इज बेसिकली अबाउट इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी के एक सेक्शन के तौर पे आप इस यूनिट को देखते हो। सिंपल सोसाइटीज़ की इकोनॉमिक्स के अंदर में और जो हमारी मॉडर्न सोसाइटीज़ उसमें क्या अंतर है,
जो मेजर यहाँ पर स्टैंड दो आते हैं आपके, फॉर्मलिज्म वर्सेस सब्सटेंटिविज्म का डिबेट, वो आप यहाँ पर पढ़ रहे होते हो। अलग अलग तरीके की सब्सिस्टेंस की स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द फोरेजिंग, हंटिंग, गैदरिंग टू द फूड प्रोडक्शन एंड द इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज। क्या क्या नेचर है ऐसी सोसाइटीज़ का, इनकी प्रॉब्लम्स क्या है और क्या इम्पैक्ट होता है सोशल कल्चरल की प्रोसेसेस का, ग्लोबलाइजेशन वगैरह का इन इकोनॉमीज़ के ऊपर, ये सब आप यहाँ पर पढ़ते हो। प्लस रीडिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के एक्सचेंज, बार्टर, ट्रेड, जो अलग अलग टाइप के सिस्टम होते हैं ना, इनको भी यहाँ पर आप एक्सप्लोर करते हो। यूनिट 4 इज पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी, नाम है इसका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। किस तरीके से स्टेट और स्टेटलेस सोसाइटी डिफर करती है, बैंड से लेकर के मॉडर्न स्टेट में क्या अंतर होता है, सिंपल सोसाइटीज़ और मॉडर्न सोसाइटीज़ का जो लॉ है, सोशल कंट्रोल है, नियम कानून है, इसमें क्या अंतर होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल किस तरीके से यहाँ पर जस्टिस को डिलीवर किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़, लॉ, जस्टिस, खासकर सिंपल सोसाइटीज़ में इसका फोकस होता है। कई तरीके की केस स्टडीज़, मेलनेशियन से लेकर के ट्रोबिएंडर से लेकर के दुनिया भर की स्टडीज़ आप यहाँ पर पढ़ते हो। देन आपकी यूनिट आ जाती है यूनिट 5, दैट इज एंटायरली अबाउट रिलीजन। रिलीजन क्या है, इसका ओरिजिन क्या हुआ, इसकी ज़रूरत क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, ये सारी चीज़ आपको रिलीजन के अंदर में पता चलती है। साथ ही साथ टाइप्स ऑफ रिलीजन दुनिया के अंदर में क्या है, इवोल्यूशन रिलीजन का किस प्रकार से हुआ, फ्रॉम द नो रिलीजन टू द बिलीव इन सोल एंड स्पिरिट, हम कैसे मोनोथिज्म के ऊपर आए, क्या क्या स्टेजेस हैं उसको। और रिलीजन के साथ जो संबंधित लोग हैं, जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, ओझाज होते हैं, तांत्रिक हो सकते हैं, प्रॉफिट हो सकते हैं, प्रीस्ट, पादरी हो सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट शमन्स हो सकते हैं, विचेस, जादूगरनी, जादूगर हो सकते हैं। ये सारे लोग कौन हैं, इनके फीचर्स क्या होते हैं और ये क्या करते हैं, इन प्रैक्टिशनर्स के बारे में, प्रैक्टिशनर्स के बारे में भी आप यहाँ पर पढ़ रहे होते हो। प्लस मैजिक को भी आप पढ़ते हो। और मैजिक और साइंस में, मैजिक और रिलीजन में, इन सब में तीनों में अंतर क्या है, आपस में एक सिमिलरिटी क्या है, अंतर क्या है, वो आप यहाँ पर एक्सप्लोर करते हो। और जो सिंपल सोसाइटीज़ के जो रिचुअल्स होते हैं ना, जो उनका रिलीजियस सिस्टम, उसको भी आप पढ़ते हो। यूनिट 7 इज एंटायरली अबाउट पार्ट ऑफ लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। लैंग्वेज का कल्चर पे क्या असर है, कल्चर का लैंग्वेज पे क्या असर है, सोसाइटी का लैंग्वेज पे क्या असर है, लैंग्वेज का सोसाइटी पे क्या असर है, लैंग्वेज का सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, एज, जेंडर, सेक्स वगैरह की वजह से लैंग्वेज का यूज़ कैसे बदल सकता है, पिच, टोन, आर्टिकुलेशन कैसे बदल सकता है, ये सारी चीज़ें और इनके जो केस स्टडीज़ हैं उनको आप इस यूनिट के अंदर में एक्सप्लोर करते हो। साथ ही साथ लैंग्वेज का जो ओरिजिन है, कैसे हुआ, ह्यूमंस के बीच में कैसे आई, और अलग अलग स्टेजेस कैसे रही, जो कि हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स का पार्ट है, वो यहाँ पर आप एक्सप्लोर करते हो। 8th यूनिट में एंथ्रोपोलॉजी में जो हम रिसर्च कर रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो रिसर्च के अलग अलग मेथड्स क्या होते हैं, टेक्निक्स क्या होती है, डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, एनालिसिस कैसे होता है। आगे बढ़े उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट में आपको थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है कि हाँ ये सारी चीज़ें जानने में मुझे अच्छा लगेगा और इस सब्जेक्ट को लेकर के बाकी टॉपर्स की तरह मैं भी अच्छे नंबर को लाना चाहता हूँ और यूपीएससी में रैंकर बनना चाहता हूँ, तो 15 नवंबर से हमारे दिवाली के बाद अगले बैच यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं। अभी जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो स्टडी IQ पे एक दिवाली की जो सेल है वो आपके लिए मुबारक सेल यहाँ पर चल रही है। ये 31st को यहाँ पर खत्म हो जाएगी। बैच तो बाद में शुरू होंगे लेकिन एनरोलमेंट आप पहले ले लो तो अच्छा है, क्योंकि बाद में इतने डिस्काउंटेड प्राइस पे नहीं मिलेगा। अप्लाई करना है आपको US लाइव का कोड और 12/4/99 में आपको ये पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा। सारा कंटेंट, क्रक्स, क्लास PPTs, वैल्यू एडिशन मटेरियल, हैंड रिटन नोट्स, मेंस अपीयर्ड कैंडिडेट द्वारा बनाया हुआ, टेस्ट सीरीज जिसके अंदर में आपको इवैल्यूएशन भी मिल रहा है, मॉडल आंसर्स भी मिल रहा है, उसका डिस्कशन भी हो रहा है, सारी चीज़ें। कंफ्यूज अगर आप ऑप्शन सिलेक्शन को लेकर के, या अगर आप ऑलरेडी स्टडी IQ किसी कोर्स में एनरोल्ड हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है। उसके लिए आपको इन दोनों आईडी में से किसी एक पे मुझे रीच आउट करना है। न्यू स्टूडेंट डायरेक्ट US लाइव लगाएंगे, जो पहले से एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं या फिर जिनको काउंसलिंग चाहिए वो मुझे इन आईडीज़ पे रीच आउट करें। ये जो PDF मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगी। पिछले 10-11 साल का यहाँ पर पूरा का पूरा PYQ आपको मिलता है। देन यहाँ पर आ जाता है एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज वाला पार्ट। ये सारी अलग अलग थ्योरीज हैं, ये पूरी 6 यूनिट है ना, कहने को तो एक सेक्शन है लेकिन एक यूनिट के अंदर में है। और यहाँ पर 10 थ्योरीज हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म टू द कॉग्निटिव एंड द पोस्ट मॉडर्न थ्योरीज। इन सारी थ्योरीज को इनके जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, थ्योरिस्ट जो है, उनको पढ़ते हो। ये थ्योरी कब आई, इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा और इनके लिमिटेशन क्या है, दूसरों ने इसको क्यों क्रिटिसाइज किया, कैसे क्रिटिसाइज किया, ये भी आप यहाँ पर पढ़ते हो। जैसे ये खत्म होता है आपका फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का पोर्शन आता है। ये पोर्शन 2 भागों में बटा है। पहले आपकी यूनिट 1.4 टू यूनिट 1.7 आपको देखने को मिल रही है यूनिट 1 की सीरीज में, जो कि शुरुआत में ही आपको सिलेबस में दिख जाती है। यूनिट 1.4 आपकी बेसिकली आपको इवोल्यूशनरी बायोलॉजी से, जो बचपन में आप पढ़ते आओ, लेमार्क, डार्विन, इन सब से आपको इंट्रोड्यूस कराती है। सिंथेटिक थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, किस तरीके से पॉपुलेशन में वेरिएशन आते हैं, वो आपको याद दिलाती है। सब 10th से 12th के लेवल के बीच का ही है, मोस्ट ऑफ द चीज़ें 10th लेवल की हैं। देन यूनिट 1.5 जो है आपकी, वो आपको प्राइमेटोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराती है। प्राइमेट्स, हम ऑर्डर प्राइमेट के मेंबर हैं, उसमें अलग अलग मंकीज़ हैं, एप्स हैं, हम लोग हैं,
किससे क्या सिमिलैरिटी है, कैसे इवोल्यूशनरी चेंजेस आए, हम 2 पैरों पे चल रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या चेंजेस आए, एप्स के अंदर में क्या फीचर्स हैं, ये सब आप पढ़ते हो। यूनिट 1.7 पेलेंटोलॉजी है, जहाँ पर आप होमिनिन्स को, यानी कि हमारे जो नियरेस्ट एंसेस्टर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके बारे में पढ़ते हो। क्रो मैग्नर, निएंडरथल, होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इन सारे फॉसिल स्पेसिमेन को पढ़ते हो, जिससे आपको इवोल्यूशन की प्रोसेस समझ में आती है। ये 1.6 में, सॉरी, ठीक है। 1.7 में जब आप आते हो तो बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ये इकलौती वो यूनिट है जिसको देख के कई लोग को लगता है कि एंथ्रोपोलॉजी इज लाइक बायोलॉजी, है ना। तो बायोलॉजी नहीं है ये यूनिट जो है, इसमें 15 साल से सिर्फ एक क्वेश्चन आया है, और जब से पैटर्न चेंज हुआ है तब से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। यहाँ पर आप सेल को पढ़ते हो, साइंस एंड टेक में आपको हेल्प आता है, सेल साइकिल, सेल डिवीजन को, रेप्लिकेशन को, ट्रांसक्रिप्शन को, ट्रांसलेशन को, इन सारी चीज़ों को पढ़ते हो। पर क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते और आने की कोई चांसेस भी नहीं होती यहाँ से, ठीक है। देन आप आगे बढ़ते हो इन यूनिट से और आपकी 9 यूनिट शुरू हो जाती है। 9.1 और से लेकर के आपका जो 9.4 है ना, ये बेसिकली आपको ह्यूमन जेनेटिक्स से इंट्रोड्यूस कराता है। अलग अलग जो मेथड ह्यूमन जेनेटिक्स को स्टडी करने के हैं, पॉपुलेशन को स्टडी करने के हैं, वो आपको बताता है, जिसमें कैरियोटाइपिंग वगैरह सब कुछ है। अलग अलग प्रकार की जो क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज़ होती है ना, जैसे बचपन में भी आपने एनसीईआरटी में पढ़ी होगी, डाउन सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम है, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम है, ये सब आप यहाँ पर पढ़ते हो। जैसे ही आप आगे आते हो 9.5 जो कि यहाँ पर आपका दिया हुआ, ये आपको रेस और रेसिज्म से, रेस क्या है, रेसिज्म क्या है, कलर क्यों लोगों में अलग होता है, हाइट कैसे अलग है, ये सारे सोर्सेज को आप यहाँ पर पढ़ते हो। 9.6 जेनेटिक मार्कर है पॉपुलेशन में, क्या क्या चीज़ों के आधार पर हम डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 9.7 जो है इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, अलग अलग तरीके के जो क्लाइमेटिक कंडीशन या इन्वायरमेंटल कंडीशन, इकोलॉजिकल नीशेस के अंदर में इंसान कैसे एडजस्ट करता है, जो स्ट्रेस होते हैं अलग अलग तरीके के इन्वायरमेंटल, उससे इंसान कैसे एडजस्ट करता है, ये आप यहाँ पर पढ़ते हो। हाई ऑल्टीट्यूड पे हाइपोक्सिया हो रही है, ऑक्सीजन की कमी है, तो बॉडी क्या करती है, शॉर्ट टर्म चेंजेस और लॉन्ग टर्म चेंजेस, ये आप यहाँ पर एक्सप्लोर करते हो। देन आपका यहाँ पर टॉपिक आ जाता है कि जैसे अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रेसर्स, हम किस प्रकार से फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को दिखाते हैं एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन में। तो यहाँ पर इंसान और उसके मेन हैबिटेट इक्विलिब्रियम वाली बातों को आप यहाँ पर करते हो। देन 9.8 बीमारियों के ऊपर है, कॉज क्या है, एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी आप इसको कहते हो। जो फिजिकल, जो कल्चरल, जो सोशल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं बीमारियों में, उनके इलाज में, लोगों का बिहेवियर जो इन्वॉल्व है, ये सब आप यहाँ पर पढ़ते हो। यूनिट 12 आपकी ग्रोथ के ऊपर है, इंसान एक सेल की स्टेज से लेकर के, मतलब सोचिए गैमीट का जब फ्यूजन आपको देखने को मिलता है, एक जाइगोट से एक एडल्ट कैसे बन रहा है, उस अलग अलग स्टेजेस पे क्या चेंजेस आ रहे हैं। बायोलॉजिकली नहीं पढ़ना है, सिर्फ स्टेजेस में चेंज आपको पढ़ने, कौन कौन सी स्टेजेस हैं, बहुत ही नॉर्मल है। और अगर आप पूरे जीवन सिर्फ हिंदी साहित्य के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आपको 2 लेक्चर में इसके ऊपर कमांड आ जाएगी, ऐसा कुछ बायोलॉजिकल यहाँ पर नहीं होता है। देन अलग अलग इंडिविजुअल के बॉडी टाइप यानी कि सोमैटोटाइपिंग को भी आप यहाँ पर पढ़ रहे होते हो। देन 11 जो आपकी है वो डेमोग्राफिक एंथ्रोपोलॉजी 11.1 से लेकर के 11.3 पॉपुलेशन और पॉपुलेशन की स्टडी, पॉपुलेशन में चेंज के सोर्सेस क्या होते हैं, बर्थ नेट यानी कि जो नेटैलिटी रेट है, जो मॉर्टेलिटी रेट है, इन सब का क्या असर पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेनार्क है, मेनोपॉज है, इन सब का क्या, फर्टिलिटी क्या होती है, फेकेंडिटी क्या होती है, कैसे आती है जाती है, कम होती है, घटती है, बढ़ती है, वो आप यहाँ पर पढ़ते हो। सेकुलर ट्रेंड्स को यहाँ पर एक्सप्लोर करते हो। यूनिट 12 बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी का जो चीज़ आप पढ़ रहे हो ना अब तक इतने में, उसका एप्लीकेशन क्या है वो बताती है, ठीक है। देन आप यहाँ पर आ जाते हो आर्कियोलॉजी के ऊपर। आर्कियोलॉजी 2 भागों में बटा हुआ है, एक आपका पेपर 1 में, एक पेपर 2 में। पेपर 1 में इंडियन जनरल है और पेपर 2 में इंडियन है। यहाँ पर शुरू करते हो आप डेटिंग मेथड से। 1.8 की जो यूनिट है ये डेटिंग मेथड, अलग अलग तरीके जिससे पास्ट को आप कितना पुरानी कोई चीज़ है वो पता कर सकते हो, जैसे कार्बन डेटिंग वगैरह, ठीक है। 1.8 भी आपकी पूरा आपको यूरोप से लेके अफ्रीका जो जर्नल आर्कियोलॉजी है उसको आपको एक्सप्लोर कराती है, जर्नल आर्कियोलॉजी को उसको एक्सप्लोर करा रही होती है आपके, ठीक है ना। यहाँ पर सारी चीज़ों को आप पढ़ रहे होते हो, ऑलराइट। 1.8 के अंदर में तो स्टोन एज से आप शुरू करते हो और मेटल एज तक का सफ़र आप तय करते हो, और सेम चीज़ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप करते हो पेपर 2 की यूनिट 1.1 के अंदर में। एंड देन एथनो आर्कियोलॉजी की यूनिट है, और जो इंडिया में कुछ फॉसिल्स मिले हैं, जो स्टडीज़ हुई हैं इंडियन आर्कियोलॉजी में, उनके ऊपर यूनिट 1.2 और 1.3 भी आपको देखने को मिलती है पेपर में, ठीक है ना। ये रही आपकी 1 है, इसके बाद 1.2 और 1.3 इंडिया में जो क्या फॉसिल मिले हैं, उसकी क्या स्टडी हुई है, नर्मदा मेन से लेकर के मध्य प्रदेश, हथनोरा वगैरह जो की फॉसिल्स हैं, इन सब के फीचर्स वगैरह को आप यहाँ पर पढ़ रहे होते हो। देन आपकी इंडियन एंथ्रोपोलॉजी शुरू हो जाती है, जहाँ पर आपका जो यूनिट 2 है वो इंडिया की डेमोग्राफी आपको समझाता है। यूनिट 3.1 में आपको कर्म, ऋण, रीबर्थ, ये सब क्या है, मोक्ष क्या है ना, पुरुषार्थ क्या है, ये जो फिलोसफिकल टेनेट्स है इसको आपको एक्सप्लोर कराता है। यूनिट 3.2 को आप देखोगे यहाँ पर, यूनिट 3.2 बेसिकली आपको कास्ट सिस्टम और उसके वेरिएबल, जजमानी सिस्टम क्या है, मोबिलिटी क्या होती है, कास्ट शुरू कैसे हुआ, ये सारी चीज़ों को आपको समझा रहा होता है। यूनिट 3.3 एक इंडियन स्कॉलर है, एलपी विद्यार्थी, गया स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी को बिलोंग करते हैं। इनके 2 कंसेप्ट हैं
जो 1960 और 61 और 63 में इन्होंने अपने पब्लिश करवाए थे। एक है सेक्रेड कॉम्प्लेक्स जो पहले आया, और एक है नेचर मैन्युस्क्रिप्ट कॉम्प्लेक्स जो 63 में बाद में आया। ठीक है, मलेयर्स के बीच का ये वर्क है। ये क्या है, इसको आप पढ़ते हो तो कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्कॉलर है। देन भारत के अंदर में जो अलग अलग रिलीजन है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, इस्लाम, ये सब है, इनका इंडियन सोसाइटी पे क्या असर रहा है ना। आर्ट एंड कल्चर में आपको बड़ा हेल्प करता है ये वाला पोर्शन। तो आर्किटेक्चर के ऊपर, म्यूजिक के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, क्विजीन के ऊपर, खाने पीने के ऊपर, कपड़ों के ऊपर क्या चेंजेस आए, सारी चीज़ को एक्सप्लोर करते हो। पॉलिटी के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, एवरी पार्ट। देन आपका यूनिट 4 आता है जहाँ पर आपको इंडिया के जो स्कॉलर हैं, अलग अलग स्कॉलर, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है और इंडिया में एंथ्रोपोलॉजी कैसे एमर्ज हुई, बाहर कैसे हुई, तो आपने शुरुआत में पढ़ा पेपर 1 में, इंडिया में कैसे हुई, यहाँ पर आप एक्सप्लोर कर रहे होते हो। ठीक है ना। जब आप इस यूनिट से आगे आते हो तो आप 5.1 पे आते हो, जहाँ पर भारत के गांव के बारे में पढ़ते हो कि कॉलोनियल्स की अवधारणा क्या थी हमारे गांव के बारे में, और बाद में हमारे स्कॉलर्स ने उसको कैसे चेंज किया। जो विलेज स्टडीज़ हुई 1950s के दशक के आसपास में, उस पूरे पीरियड को आप यहाँ पर पढ़ते हो, और भारत के विलेज के अंदर में ग्लोबलाइजेशन वगैरह की प्रोसेस का क्या इम्पैक्ट रहा, सेटलमेंट पैटर्न आपको क्या देखने को मिलते हैं अलग अलग तरीके के, वो आप यहाँ पर पढ़ते हो। यूनिट 5.2 जो है ये आपको लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज़, उनकी प्रॉब्लम्स और उनके स्टेटस से एक्सप्लोर कराती है। यूनिट 5.3 है ये अलग अलग तरीके की प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज, जो अंदर से चेंजेस की प्रोसेस है और जो बाहर में भारतीय समाज के अंदर में जो चेंजेस आ रहे हैं, इन सबको आप यहाँ पर पढ़ते हो। वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हो। देन आपका यूनिट 6 से पूरा ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी शुरू हो जाता है। ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी में आप देखोगे बहुत सारी यूनिट है, बट इसका नेचर क्या है, ट्राइब्स क्या है भारत के, उसका थोड़ा सा स्टैट्स आप पढ़ोगे, कितनी ट्राइब्स हैं, स्टैट्स अलग अलग चीज़ों को पढ़ोगे। देन उनका क्लासिफिकेशन पढ़ोगे कि लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन, लैंग्वेजों के आधार पे क्या क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। देन रेस के हिसाब से क्या क्लासिफिकेशन किया जाता है, इकोनॉमी के हिसाब से क्या किया जाता है, ज्योग्राफी के हिसाब से क्या क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। तो अलग अलग तरीके के क्लासिफिकेशंस को आप यहाँ पर बेसिकली एक्सप्लोर करते हो, पढ़ने की कोशिश करते हो। एंड देन ट्राइब की अवधारणा, ये कैसे ओरिजिनेट हुआ, हम कैसे जानते हैं ट्राइब्स के बारे में, क्यों, क्या वो मूल निवासी हैं, क्या वो आदिवासी, उनके लिए अलग अलग टर्म अलग अलग समय पे क्या यूज़ हुए। फिर हम वहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं कि उनकी मेजर प्रॉब्लम्स क्या है। लैंड एलिनेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलता है, पॉवर्टी आपको देखने को मिलता है, मतलब दुनिया भर की जो प्रॉब्लम्स हैं, है ना, मनी लेंडर, डेट ट्रैप, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलती है, बंधुआ मजदूरी, बॉन्डेड लेबर जिसको आप कहते हो, ये प्रॉब्लम और इनके सोर्स, और इसमें कॉलोनियल्स का क्या कंट्रीब्यूशन था। देन इनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, और इनसे रिलेटेड केस स्टडीज़ को आप पढ़ते हो। फॉरेस्ट इनका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना, जल, जंगल और ज़मीन। तो वहाँ पर आपका ज़मीन तो आपने पढ़ा लैंड एलिनेशन प्रॉब्लम में, जंगल से संबंधित क्या कानून रहे, अंग्रेजों ने कैसे हथियाना शुरू किया, इनके राइट्स को कैसे कर्टेल किया, ये सारी चीज़ आप यहाँ पर पढ़ते हो। और देश की आज़ादी के बाद हमारा फॉरेस्ट लॉ कैसे बना, तो आप शुरू करते हो मिड 19th सेंचुरी से, और 1927 का फॉरेस्ट एक्ट FRA से लेकर के 2006 का FRA, और फिर अभी 2023 का जो नया विधान आप देख रहे हो, उसको भी यहाँ पर आप एक्सप्लोर करते हो। प्लस क्रिमिनल ट्राइब्स कौन है, DNTs जिनको आप कहते हो, PVTGs क्या है ना, प्लस ट्राइबल के एथनिक इश्यूज़, कई बार एथनो नेशनलिज्म के जो इश्यूज होते हैं, सेपरेटिज्म का केस आपको नॉर्थ ईस्ट में कई बार देखने को मिलता है, या दूसरे पार्ट में भी देखने को मिलता है, सेपरेट स्टेट मांग के जा रहा है, ऑटोनॉमी मांगी जा रही है, तो इनके कॉज क्या है, एंथ्रोपोलॉजी अंडरस्टैंडिंग में कैसे हेल्प कर सकती है, ये सारी चीज़ आपका ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी का पोर्शन होता है। सो आई होप कि आपको ये 15 मिनट हमने कहा था, लेकिन समय थोड़ा सा ज़्यादा लग गया, 20-23 मिनट लग गए, लेकिन मेरा मानना है कि एटलीस्ट आपको चीज़ें सही तरीके से समझ में आ गई होंगी। इसको मैं यहाँ पर शुरुआत में करेक्ट कर देता हूँ, इट इज़ नाउ नॉट 15 वी ट्राइड बट इट टुक एटलीस्ट 20 मिनट्स। चलिए 20 मिनट से ज़्यादा ही लगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको पूरा सिलेबस समझ में आ गया हो। कोई कन्फ्यूजन डाउट रह गया हो तो आपको पता है कि आप मुझे कहाँ पर कहाँ पर मुझे अप्रोच कर सकते हो। तो आप इन आईडीज़ के ऊपर मेरे पास रीच आउट कीजिए जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई थी, ठीक है। एडमिशन लेना हो तो भी, काउंसलिंग, कोई डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो, इन आईडीज़ पे आप मुझे पहुँचने की कोशिश कीजिए, संपर्क कर सकते हो आप। सो होपफुली सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑन दिस एंथ्रोपोलॉजी सीरीज़। एंड इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, रेगुलर कंटेंट यहाँ पर आपको मिलता रहेगा। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।